अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी और जनाब साबिर शाकिर। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। आइन का आर्टिकल 184(3) अदालत के इख्तियारात को महदूद नहीं करता। माजी पर नजर डालें तो साबित होता है कि बुनियादी हकूक के मामले पर आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत ने फैसले सुनाए। हमारी दिलचस्पी वजीर आजम से मुतालिक सच जानने में है। आप अपने दलाइल में वजीर आजम की पोजीशन वाजे करें। पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान को कह दिया है। कतरी खत रजिया बट का नाविल है। गैर मुल्की शहजादा वजीर आजम के लिए रेस्क्यू 1112 है। 19 साल की उम्र में हमारे बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते। शरीफ फैमिली के बच्चे 19 साल में अरबपति बन जाते हैं। पानामा केस में शेख रशीद के दिलचस्प दलाइल। शहबाज शरीफ का लंदन फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। इन्हें वो फ्लैट्स विरासत में नहीं मिले। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी की गुफ्तगू। क्या शहबाज शरीफ अपने आप को नवाज शरीफ से अलग कर रहे हैं? वजीर आजम कहते हैं कुरान पाक में है कि दूसरों के ऐब तलाश ना करो। यहाँ रोज शाम टीवी पर कीचड़ उछाला जाता है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत की कोताहियों और गलत इकदामात पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही का मामला। वजीर दिफा का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा राहील शरीफ ने एनओसी लेने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। वो उम्रे की अदायगी के बाद वतन लौट आए हैं। ख्वाजा आसिफ बताएं क्या वो पहले सच बोल रहे थे या अब? टॉप स्टोरीज आपने सुनी और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, उसकी तरफ चलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि शाम को मीडिया पर जो प्रोग्राम आते हैं उसमें गंद उछाला जाता है और पता नहीं क्या कुछ बातें की जाती हैं, लेकिन इस साथ ही उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि किसी में ऐब तलाश ना करो। वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट उस वक्त आई है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में करप्शन के सबसे बड़े मुकदमे की समाअत कर रहा है और उसमें ख़ुद वज़ीर आज़म साहब मुलव्वस हैं, उनका ख़ानदान मुलव्वस है। तो इस मौके पर वो ये कह रहे हैं कि आप ऐब तलाश किसी के मत करें। गोया भट्टी साहब से पूछते हैं, भट्टी साहब इसका मतलब है कि FIA को बंद कर दें, नैब को बंद कर दें, किसी के ऐब तलाश करने की कोशिश ना की जाए, जो बंदा जो कर रहा है उसको करने दिया जाए। आप कहें तो शॉर्ट सुनवा दूं आपको? प्लीज शुरू। अगर आप प्रोफेसर साहब वज़ीर आज़म साहब की वो गुफ्तगू भी सुनवा दें। कुरान पाक में तो ये भी है कि किसी का ऐब तलाश मत करो, किसी का ऐब तलाश मत करो। यहाँ तो रोज़ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे लगे हुए हैं। आप रात को शाम को टेलीविज़न देखते हैं, नज़र नहीं आता आपको कितनी मिट्टी पलीत होती है लोगों की, कैसे कीचड़ उछल रहा होता है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम। और यहाँ सियासत में भी ऐसे कुछ लोग नए आ गए हैं जो रोज़ नया झूठ बोलते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको अगर इजाज़त दें मुझे भट्टी साहब, वो इन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब के बारे में एक तकरीर कर रहे थे, कह रहे हैं कि अब सियासत में कुछ नए लोग आ गए हैं जो ऐसा काम करते हैं। वो मैं सुना दूं आपको, फिर आप बोल लीजिएगा। जी ज़रा जरदारी साहब के बारे में जो गुफ्तगू नवाज शरीफ साहब ने फरमाई थी जलसे में। ये आलम हो चुका है क्योंकि सारा पैसा तो खा गया जरदारी, और जो आपका इसका पैसा था उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल दिया। और वहाँ आसिफ जरदारी के घोड़े जो है एक लाख 40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहाँ पे सबल में घूम रहा है। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको निलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौन सी करने में निशाना। ये तो बहुत अच्छी जबान है, ये तो कोई कीचड़ नहीं है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी सब गुजारिश ये है कि 3 दफ़ा सुना है कि प्राइम मिनिस्टर को अवाम ने मुंतखब किया या रिजल्ट के मुताबिक ये कामयाब हुए हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में खुद फरमाया था कि मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं, अगर आवाम लुटेरे से लूटा हुआ माल वापिस नहीं हुआ। पहले तो देखना चाहिए आजकल नाम है क्या वाकई नवाज शरीफ है। अगर नवाज शरीफ है तो हो सकता है उन्होंने आवाम से लूटा हुआ माल वापस ले आए होंगे तो कोई ना कोई रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। बहरहाल नहीं है तो फिर मियाँ सब नाम आप ही बता दें, हम तो गुस्ताखी नहीं कर सकते इतनी बड़ी अहम शख्सियत के बारे में।
दूसरा उन्होंने फरमाया किसी का ऐब तलाश ना करो। उन्हें शायद ये नहीं पता कि अल्लाह बादशाह को झूठ से नफरत है, ना पसंदीदा अमल है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि हुकूमत जिम्मेदारी है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर प्राइम मिनिस्टर का मोर मर जाए तो पूरे जंगली बिल्ले मार दो, लेकिन इंसान जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारे तो उस वक़्त के हुक्मरान वक़्त खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर नहीं बनाते। उन्होंने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मैं तो आज कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि साबर के पास एक दो जजमेंट्स है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, माशरे में इंसाफ ना हो हर खास व आम के लिए। मैं 98 गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ, ये चंद खानदानों की नहीं कर रहा। तो माशरा जंगल से बदतर होता है, उधर हुकूमतें नहीं होती, माफिया होते हैं और गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलती। आज जब हम जा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुजरना था, आधा पौना घंटा रास्ता बंद रहा। तो ये भी बता दें किस कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म जाए तो लोगों के लिए रास्ता बंद कर दो, लोग अस्पताल ना जा सके, स्कूल ना जा सके, बीमारी में तीमारदारी के लिए ना जा सके। बहरहाल बहुत बड़े आदमी है, क्योंकि वो आगे कहते हैं, चंद बंदे कुछ कहते हैं, अगर मैं बहुत कुछ कहूँगा तो इन्हें थोड़ा सा साबिर, इसका मतलब जो पनामा में जो आज जो रिमार्क्स हैं उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन इस पे ज़रा पर्टिकुलरली इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि ऐब तलाश ना करो, जबकि मुल्क में करप्शन के हवाले से पूरी नज़रें लगी हुई हैं, एक नई शुरुआत होने जा रही है। अगर कोई फैसला ऐसा आ जाता है तो कौम के अंदर एक नई उमंग पैदा होगी कि शायद यहाँ पर भी कभी किसी बड़े आदमी को सजा सुनाई जा सकती है। एक और आयत भी है सूरह हजरात में कि किसी की टो में मत लगे रहो और ज़्यादा गुमान भी ना करो, क्योंकि अक्सर गुमान जो हैं वो गुनाह होते हैं। जावेद गामदी साहब और दीगर, अमीन हसन इस्लाही साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और मैंने जो तफासीर पढ़ी हैं उसमें यह है कि ये जो आयत है ना, ये हुक्मरानों के लिए नहीं है कि कोई हुक्मरान बन जाए और उनका मुहासबा ना किया जाए और ये ना बताया जाए कि इस वक्त हुक्मरान क्या कर रहे हैं। जब आप हुक्मरान बन जाते हैं, जब पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो फिर आपका एहतसाब ज़रूरी है। आप वोट लेके आते हैं, वोट लेने के बाद फिर आपका एहतसाब भी होता है। नहीं, वो तो कहते हैं एहतसाब सिर्फ वोटों के जरिए ही होगा। क्या ये जरदारी साहब भी यही कहते हैं कि पार्लियामेंट ही एहतसाब करेगी, क्या जो इदारे नहीं कर सकते। साफ पीने का पानी नहीं दे रहे उनके बारे में अवाम को बताना और हुकूमत की कोताहियों को मंजर आम पे लाना, क्या ये कीचड़ उछालना है? क्या जो हुक्मरानों की करप्शन है, वो का कोई भी हुक्मरान हो, उनकी करप्शन को मंजर आम पे लाना, जो मुल्क की दौलत को लूटा जा रहा है, वसाइल को लूटा जा रहा है, क्या ये कीचड़ उछालना है? क्या ये ऐब है? क्या जो गरीबों के हकूक़, जो आइन हकूक़ देता है, जिस वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी एक ओथ लिया है ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब हों, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों, आर्मी चीफ़ हों, ये सारे एक हलफ लेके आते हैं, हलफ उठाते हैं। क्या उस हलफ की रूगर्दानी करना और अपने हकूक़, अपने फ़राइज़ अदा न करना, क्या उनको बयान करना, इनकी तरफ निशानदही करना, क्या ये कीचड़ उछालना है या क्या ये ऐब तलाश करना है? ये वही बात है कि इस तरह की बहुत सी तकारीर हैं। फिर यह है कि जो कीचड़ सही, जो अगर गलीज़ ज़ुबान सुननी है तो वो मेरा ख़्याल है सुननी चाहिए, DA की सुने, TC की सुन लें, और मुख्तलिफ जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं, इसाक डार साहब, हालांकि बड़े वो ठंडे आदमी हैं, कल उन्होंने कहा 3-4 दिन 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे बकना, कि वो बकते हैं। तो ये TV पे कह रहे थे, इंटरव्यू में कह रहे थे। तो चीज़ ये है कि हुक्मरान जब बन जाता है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपका तो मुहासबा होगा। इसलिए इसको कुरान मजीद की आयात को गलत कोट करना और ये कहना कि ये हुक्म है, वो मेरा ख्याल है मीडिया को ये कहना है कि आप बंद कर दें, बात ना करें, इनके किरदार पर बात ना करें। तो ये तो अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा पनामा पेपर्स पे आ जाएं। आज क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील थे भट्टी साहब, उन्होंने अपने दलाइल ख़त्म कर लिए, शेख रशीद साहब ने भी दलाइल दिए, वो उनके दलाइल पर मैं अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। लेकिन आज जब हुकूमती वकील मखदूम साहब ने शुरू किए दलाइल, तो उन्होंने टेक्निकल चीज़ों पर बात करने की कोशिश की और एक सवाल के जवाब में अदालत ने उनसे कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं दी रिस्पोंडेंट्स नंबर 1, यानी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में आप फोकस करें और उन्हीं के बारे में आप दलाइल दें, क्योंकि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की हैसियत जानना चाहते हैं। तो ये तो फिर एक माइंडसेट अदालत का सामने नज़र आ गया। देखिए समी साहब, कल भी गुजारिश की थी हम अदालत में, मैं तो नहीं आर्गूमेंट करूंगा, लेकिन एक बात याद रख लें, अदालतों का काम इंसाफ देना है, इंसाफ देना, बासर हो या आम शहरी हो।
ये लफ्ज़ों के हेर फेर से वकला यकीनन कर सकते हैं, ये उनका काम है, उनका प्रोफेशन है। लेकिन मुझे बता दें, दुनिया में कितने लोग हैं जो 19 साल के बच्चे अरबपति हो गए हैं, और उसके बाद अगर मेरा बेटा 20 साल का है और उस 50 अरब का मालक है, तो मुझे से पूछोगे ना बेटे के पास कहाँ से पैसे आए। यार ये केस इतना आईने की तरह शफाफ और नजर आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा दुनिया में कोई मौजज़ा ही शायद इस केस से असल मुल्ज़मान को बचा सकेगा। मौजज़े पैगंबरों के दौर में हुआ करते थे, आजकल के दौर में नहीं, जब हुक्मरान अवाम का माल खाएं और कहें कि ऐब तलाश ना करो। ऐब तलाश करने और जराइम की निशानदेही करने में बहुत फ़र्क है। किसी का कसीदे पढ़ के झूठे लेके किसी अदारे का चेयरमैन बनने के बजाय हुक्मरान ने वक़्त जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक है ना, जहाद क्यों करार दिया गया मुझे बताएं। अल्लाह को पता था कि इस किस्म के लोग मसलत करेंगे हम पे, और मेरी अवाम मुश्किलात में आएंगी, मेरी उम्मत मुश्किल ना, आपने भी पता था। तो इसीलिए उन्होंने फरमाया जाबर सुल्तान के सामने हक कहो, और जिनकी हक तलफी हो रही है उनके लिए आवाज़ उठाओ, ताकि लोगों को पता चले कि जो वक़्त के फ़िरौन खुद साख्ता खुदा बनते हैं, खुदा एक ही है, रब एक ही है, जिसको पालने वाला कहते हैं। साबिर, ये 184(3) के तहत मुकदमे की समाअत हो रही है, और अगर हम इसमें नज़र डालते हैं माजी में, तो इसमें तो लामहदूद इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। मसलन मैं ये देख रहा था कि ओगरा का जो केस था तौकीर सादिक का, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया था, उसमें जो डिसीजन है, उस डिसीजन में ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त गुजार के वजूद का मोहताज नहीं। हमारे सामने माजी की मिसाल मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत अपने दायरा इख्तियार का इस्तेमाल किया, और इन मामलात में भी किया जहाँ इस नौइयत की कानूनी कार्रवाई या तो ज़ेर इल्तवा थी या हाई कोर्ट से फैसला आ चुका था। यानी ये जो नून लीग के लोग कहते हैं कि जनाब प्रॉपर फोरम में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट इसको इलेक्शन कमीशन में भेज देगी, तो ये तो कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कि अगर किसी और फोरम पर हाई कोर्ट से फैसला भी आ चुका हो या वहाँ पर ज़ेर इल्तवा हो, तो भी 184(3) के तहत बिल्कुल इख्तियार को महदूद नहीं कर सकती, क्योंकि जो अवामी अहमियत के मसले हैं और जो बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक हैं, उसमें तो लामहदूद इख्तियारात हैं अदालत के पास। इसमें कोई शुबा नहीं समी साहब के 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, और ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं। एक मेरे पास भी एक केस का हवाला मौजूद है। ये साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का तहरीर करदा है। उन्होंने कहा है कि हमारा काम आइनी हकूक़ का बिला खौफ व ख़तर नफाज है, यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। इस फैसले का फ़ायदा किस फरीक को होगा, साइलान को या मसूल अलैह को? आखिर में सच का ज़हूर रियासत के किस इदारे पर भारी होगा? ये सवालात तो सिरे से हमारे पेश नज़र है ही नहीं, और ना ही हमें इन सवालों से सरोकार है। और वैसे भी अगर इन सवालों के बारे में हम अभी से कोई मफरूज़ा कायम कर लें तो फिर तहकीकात का मकसद फौत हो जाता है। नफ़ा व ज़रर का हिसाब किताब इन मुकदमात में उस वक्त दरकार नहीं, यहाँ तो अदालत सिर्फ एक ही बुनियादी हक़ का हिसाब रखती है, और वह है सच्चाई के ज़हूर का हिसाब। तो ये तो जो फिर मेरा सवाल ये है कि ये जो रोज़ाना नवाज शरीफ साहब अब अपनी इलेक्शन कैंपेन और फीते काटते हुए ये कहते हैं कि अगर मुझे हटा दिया गया तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा, पाकिस्तान तारीकियों में चला जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा, तो अदालत तो ये कह चुकी है कि उनको इससे कोई सरोकार नहीं। ये नवाज शरीफ साहब अपने दौर को भला जितना मर्जी तरक्की का दौर कहते रहे, वहाँ पर तो फैसला कानून और आइन के मुताबिक ही होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसी तरीके से जो पिछले दिनों एक और ऑब्जर्वेशन आई थी, और वकला ने भी, हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, वकला भी करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी करती हैं, आर्टिकल 62 और 63 के बारे में, कि जनाब अगर इस पे किसी को परखा जाए तो फिर पूरे का पूरा पार्लियामेंट हाउस खाली हो जाएगा। तो मसला यह है कि जब आप 62-63 पे पूरा जो नहीं उतरते उनको फारिग करेंगे तो ही अच्छे लोग आएंगे ना। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपके पास मेमो गेट स्कैंडल के फैसले के कुछ और भी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम था, जरा काइंडली वो पढ़ के सुना दें जरा। मैं आज अपनी बारी नहीं लूंगा, मैं मौजूद अदलिया के एहतराम में उनके कहे हुए अल्फाज बताना चाह रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि ये ट्रायल कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, इंसाफ करना वलियों का काम है। जरा प्लीज। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि कल हम बहस कर रहे थे ना कि 184(3) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी कर दे, किसी को नाअहल कर दे, किसी को फारिग कर दे, तो ये भी एक आर्गूमेंट है ना, तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाए। तो मुझे याद आ गया जब PCO जजेस 100 जजों को फारिग कर दिया था और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के फाजिल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे,
और उनकी ज़ेर निगरानी बड़ा बेंच था, उन्होंने ये फैसला किया था और उसमें पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले 100 जजेस को फारिग कर दिया था। हालांकि वो आज भी ये बात है कि अगर किसी भी जज को फारिग करना हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसने फारिग किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया था? 100 मोटो लिया था। 100 मोटो तो फारिग हो चुके हैं जी। 100 हिस्ट्री बता रही है आपकी। 100 जजेस को फारिग नहीं, ये जज साहब ने फैसला दिया था। ये वो भी एक पिटीशन आई थी आर्टिकल 184। अनबिलीवेबल बात यार। अच्छा प्लीज जरा पढ़ दे। और इसी तरीके से एक और है कि मेमो गेट का ये आइन के इब्तदाइया में जुल्म और जबर के खिलाफ अवाम की जहद मुसलसल से हासिल करदा इस जमहूरी निज़ाम की हिफाजत की जो कठिन जिम्मेदारी आइन ने रियासत के तमाम अज़ा पर डाली है, इसकी जिम्मेदारी को सहारने के लिए सच ही हमारा सहारा है। इन हालात में सच ही हमारा वसीला निजात होगा। अदालत आर्टिकल 19A में दिए गए हक या उस आर्टिकल की कोई ऐसी महदूद तावील नहीं दे सकती। अदालत आर्टिकल 19A में दिए गए हक या इस आर्टिकल की कोई ऐसी महदूद तावील नहीं दे सकती जिससे सच एक बार फिर सरकार के इदारों का महकूम हो जाए और कज़्ब यानी कि झूठ फिर सिदक को यानी कि सच्चाई को जुल्मत में पिन्हा कर सके। ये भी जस्टिस जवाद ख्वाजा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है। ये फैसले आ चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले आ चुके हैं। तो इसके बाद जो लोग ये प्ली लेते हैं कि ये ट्रायल कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, असल काम तो जो हमारे मौजूद जज साहब ने फरमाया इंसाफ और सच की तलाश करना, चाहे वो आप किस हद तक भी जाए। बिल्कुल नाइंसाफी को रोकना। कल हम जो बात कर रहे थे, छोटी सी बात, उसके बाद ब्रेक। कल जो हम बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को आउट ऑफ द बॉक्स जाके हल करना होगा और कानून के मुताबिक। यहाँ पर हम साहब वो एक है ना डायलॉग, कालिया तू नहीं बच पाएगा। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ये कह रहे हैं भट्टी साहब कि क्या बनेगा, कालिया तू बच नहीं पाएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या इसी मौजूआत पर और जो शेख रशीद साहब ने आर्गूमेंट दिए वो, और ये जनरल राहिल शरीफ के हवाले से जो कीचड़ उछाला है ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसकी हकीकत क्या है, सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात हैं और इंसाफ के हसूल के लिए बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अदालत किसी भी हद तक जा सकती है। इन फैसलों का हमने आपको हवाला भी दिया। माजी में ये फ़ैसले किए जा चुके हैं क्योंकि जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो कम अहमियत की हामिल होती हैं और असल मसला इंसाफ तक पहुंचना है। और ये हमने आपको सारे इस हवाले से सारे केसेस आपको बताए भी हैं और भी इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं। और वो जो एक तारीफ़ भी की जा चुकी है कि कौन सादिक और अमीन है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में ही। साबिर, जो तहमीना साहिबा हैं, तहमीना दुरानी जो शहबाज शरीफ साहब की मिसेज़ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ साहब को तो विरासत मिली नहीं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको इस मामले में घसीटा ना जाए, और ये कि उन्हें इसका कोई ताल्लुक नहीं है उनके साथ। आपको वो शॉर्ट सुनवा दूँ, फिर इस पर बात करते हैं। कोई ताल्लुक ना उनको नहीं मिले विरासत, जरूरत नहीं है, वो यहाँ काम करें। ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टोरी में आपको बता दूं, ये 2005 में गल्फ न्यूज़ में एक स्टोरी छपी थी जिसमें ये कहा गया था कि क्योंकि उन्होंने शादी की शहबाज शरीफ साहब से, तो मियाँ शरीफ साहब ने कहा कि ये आप इसका बंटवारा करें, इसलिए कि वो ये समझते थे कि इनको ख़ानदानी जो उनकी बीवी है उसको जायदाद मिलनी चाहिए, इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये गल्फ न्यूज़ में ये 2005 में ये खबर छप चुकी है। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि ये जो है ना पनामा केस ख़ास तौर पे इस मामले में और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली और नवाज शरीफ साहब की फ़ैमिली, ये इंफॉर्मेशंस शहबाज साहब की फ़ैमिली को ना जाएं और ये मुकदमे को कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना, किस तरीके से करना है, ये आपस में डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस अब खुल के सामने आ रहे हैं। और तहमीना साहिबा ने भी यही कहा था कि इस प्रॉपर्टीज़ में हमारा कोई विरासत हमें नहीं मिली।
अगर ये मियाँ शरीफ साहब की प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि ये मियाँ शरीफ साहब की प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि ये पहले दिन से ही बड़े मियाँ साहब की प्रॉपर्टी थी। एक और मैं ख़बर आपके शेयर कर लूँ कि एक पेपर और तैयार किया जा रहा है, तैयार कर लिया गया है, और अब उसको पेश करना है या नहीं करना ये डिपेंड करता है या वकला क्या मशवरा देते हैं, मखदूम अली ख़ान साहब, शाहिद हामिद साहब, सलमान अकरम राजा साहब। वो पेपर ये है कि कतर से ही मेरा ख्याल है, हाँ जी, कतरी शहजादे का ही है। वो ये पेपर है कि ये जितनी नेस्कॉल और नीलसन और ये जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी ही वो बयान हल्फी दे दें कि ये कंपनीज़ जो हैं ये मेरी थी, और बाद में फिर मैंने इनको इनके हवाले किया। तो इससे फिर वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि 2006, 2005 या उससे पहले की, ये भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये चीज़ भी चल रही है आने वाले दिनों में। भट्टी साहब कुछ अच्छा, इसमें एक कानूनी नुक्ता आज ये पेश किया सलमान नईम बुखारी साहब ने कि ये जो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो बेरर सर्टिफिकेट हैं, इनकी भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो कतरी जो शहजादा है, ये तो कहानी सारी बाद में बनाई गई, तो वो जो सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी। इस पर कुछ अगर आप कहना चाहें। और दूसरा, ये जो तमीना वाला मामला, ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल उन्होंने हटा दिया, और अभी तक खुलकर पैनामा पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हमायत में कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दी। देखिए, सभी सब गुजारिश है, जैसे अभी साबर साहब ने एक तो बड़ी माकूल बातें की हैं, एक तो कोई और कागज़ भी तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा जब सानिया मॉडल टाउन हुआ तो उसमें भी कहा जाता था कि फवाद हसन फवाद साहब ने वहाँ डायरेक्ट आईजी और उसको डायरेक्शन दी जो करे। आजकल मेरी इतलात हैं, मेरा ख्याल है कि दो बड़े अहम भाइयों में कुछ इख्तलाफात हैं, क्योंकि इस पनामा इशू पर बड़े मियाँ साहब की फैमिली का नाम आ रहा है, मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब पर, मोहतरमा मरीम नवाज पर, हसन नवाज पर, हसैन नवाज पर। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं कि इस फैसले से अगर ये फैसला आ गया हकायक पर, जिस तरह अभी आपने 2 केसों की किया है, तो शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाएगी। वो शायद इन हालात की संगीनी को भांपते हुए अपने भाई पर भी उस तरह एतमाद नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए। ऐसे लगता है, बाज़ लोग कहते हैं करीबी ज़राए के फैमिली के बच्चों में भी कोई मिसाली रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है मियाँ साहब ने जब देखा कि इक़्तिदार डगमगा रहा है, इसकी कश्ती भंवर में फंस चुकी है, तो ऐसे मौके पर वो शहबाज शरीफ के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को ख़तरा समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कल को मेरी जगह ना ले ले। जबकि अब देखें, फ़ैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ैसला इतना क्लियर हो चुका है। जैसे कल परसों आप कह रहे थे कि मियाँ साहब अक्सर नाराज़ रहते हैं, दोस्तों में गुस्सा करते हैं, बच्चों पे नाराज़ होते हैं। शायद उन्हें खदशा है कि तमाम फील्डर खड़ी करने के बावजूद भी कहीं कोई अच्छी बॉल हो गई तो बीच वाली विकेट ही ना उड़ जाए। अब आप कुछ कह रहे थे साहब? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक और भी इत्तला है मेरे पास। ये जो पिछले 2 दिन से नईम बुखारी साहब बैकफुट पे गए हुए थे ना, तो मेरी पीटीआई के ही जो इनकी टीम है लीगल, उनके एक मेंबर से बात हुई। उन्होंने कहा हमने कुछ चीज़ें रोक ली हैं, आर्गूमेंट्स में हम अभी तक नहीं लेके आए, जवाब दर जवाब जब आए। हम सुनना चाह रहे हैं कि मखदूम अली ख़ान और शाहिद हामिद और सलमान अकरम राजा साहब क्या लेके आते हैं। जब वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स पे हमने अपनी वो नई पटियारी जो खोलनी है कानूनी मामलात की, वो 3 पॉइंट्स उन्होंने बड़े अहम रखे हुए हैं और खालिसतन लीगल हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने अभी रखे हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि अगर जो मैंने पढ़े हैं वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी अजीब जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऐप मत तलाश करो, आप कह रहे हैं पटियारी खुलने वाली है। क्राइम तलाश करें, जुर्म तलाश कर रहे हैं, जुर्म जिससे लोगों की हक तलफी हुई। अभी आपने और साबर साहब ने पूछा ना कि जिससे लोगों की हक तलफी हो, अदालत का काम है वो इंसाफ हकायक सामने लाना और जिम्मेदारों और वो जो सारे नून लीग की गुजरा आके स्क्रीन पर नाचते रहते हैं कि ये तरक्की का सफर है, आवाम का सफर है, वो गलत। मेरी बात सुने, आपकी बड़ी जान पहचान है। मेरा एक दोस्त है, उसने जड़ा वाला मैंने बड़ा अच्छा भंगड़ा डाला था। अगर किसी को किसी मेले में उसे आप कोई मौका ले दे तो मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। उसमें ये इन चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे मैंने नाम नहीं किसी का लिया। अच्छा, किसी चौधरी का नाम ना लें, पता नहीं वो भगड़ा सुना है कि वो 15 मिनट डालते ही रहे, थक गए बेचारे। वो असल में वो उसकी वीडियो मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बुजुर्ग हैं वो अभी तक राब्ते में हैं और किसी भी वक्त बड़ा सियासी फैसला भी कर सकते हैं।
तो इसलिए जिनके पास वो वीडियो है वो कहते हैं आप देख तो ले, नहीं, लेकिन हम तो आपको आपने दे दिया। नहीं देखी तो आपने नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको दिखा सकते हैं लेकिन देंगे नहीं। ये वो कहते हैं हम वादा करें तो आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर वो हम देखें तो फिर उनसे अगर कहें कि नहीं हमने लेके जानी है तो फिर एक मसला अच्छा, फिर एक बात है, अगर वो नाराज हुए, जिन धमाल चौधरी की हम बात करें, फिर हम थोड़ा सा शार्ट दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक हो गया, थोड़ा सा दिखाएंगे। जी जी साहब। अच्छा नहीं, अगर उन्होंने कोई जीप का बम्पर पकड़ के अगर थोड़ी सी डांस वांस कर लिया तो डिटेल उसकी आपने सुन ली है उसमें। अच्छा ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये जब आर्गूमेंट्स कंप्लीट होंगे ना, तो एक टर्निंग पॉइंट दोबारा आएगा पनामा केस में, जिसमें तीन वकला पीटीआई के इमरान खान साहब 3 मजीद वकीलों से राब्ते में हैं और वो चीज़ें तैयार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो पनामा पेपर्स तो बात है बड़ी। मैं क्योंकि ब्रेक पर जाने लगे उससे पहले मैं साबिर और भट्टी आप दोनों से ये सवाल करता हूँ। भट्टी साहब, यार ये दानियाल अजीज आज भी आके बयान कर रहे थे सारी कहानी कि ये है वो है, इमरान खान को कर रहे थे। अभी तक वो जो गन क्लब का बेचारा ऑफिशियल है उसको मारा और उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला हैं, आईजी पुलिस को हदायत नहीं कर सकते कि यार पर्चा दर्ज करो? नहीं, मुझे अब क्या ये एक अखबार की खबर पर उन्होंने पूरे के पूरे लोगों को बेरोजगार कर दिया। अच्छा नहीं, मैं एक अर्ज करने क्या दो नंबरी नहीं है तो क्या? अब अगर ये बात करना ये अफरा तफरी के मुताबिक ये कीचड़ उछालने ताकतवरों के खिलाफ बात करना की। अच्छा मेरी सुन ले, हजारों फैसले हैं अदालतों के कि जो एप्लीकेशन है FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस पाबंद है वो मुकदमा दर्ज करने की। लेकिन मैं इंसाफ के इन रखवालों को कह रहा हूँ, खुदा रसूल का वास्ता आइन को फाड़ दो या उसको हर हासो आम के लिए अमल करो। उस बंदे का जो क्लब का बच्चा है उसकी FIR दर्ज कराना उसका राइट है, कानूनी। आज जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, वो मुल्ज़म है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसने मारा है गरीब बच्चे को और वो खड़ा स्क्रीन पे आके सफाइयाँ दे रहा है। वज़ीर आज़म साहब, मैं तो इस पे हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इसके अलावा उन्हें पूरी पार्टी में कोई बंदा नहीं मिला जो उनकी सफाइयाँ दे सके, जिसका किरदार कोई साफ हो। यानी इतनी उन्होंने वहाँ पर मैंने उस बच्चे की जो बात कल भी आए थे वो गुंडागर्दी की इंतहा की, पकड़ के मारा पीटा और कोई पकड़ने वाला नहीं है उस शख्स को। MNA है वो। जनरल राहील शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को एक फ़ाइल दी थी बड़े तगड़े बंदे की, और वो था कोई बहुत बड़ा भट्टी साहब प्लाजा। बहरहाल इस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब वापस तो जो राहील शरीफ साहब की तकर्री का मामला है उस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये क्या यू टर्न है, ये वही पुराना जो तरीका था नून लीग का कीचड़ उछालना पाकिस्तान की फ़ौज पर, ये सारा वो सिलसिला है या इसमें कहीं राहील शरीफ साहब का भी कोई लालच इसमें शामिल है? इस पर गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल राहील शरीफ की इस्लामी कोलिशन फोर्स के सरबराह की हैसियत से तकर्री, एक नया पंडोरा बॉक्स ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि जनाब वो तो उनको बना दिया गया। भट्टी साहब अगर आप इजाज़त दें तो ख्वाजा साहब के वो शॉर्ट सुना दूँ, फिर आपकी तरफ आऊँ कमेंट्स के लिए। जी प्लीज। पहला जो सबसे जो गुफ्तगू फरमाई ख्वाजा आसिफ साहब ने वो सुन लें। ये परसों तरसों ये चीज़ फाइनलाइज हुई है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन आपके यहाँ हुई है उनके यहाँ हुई नहीं, डेफिनेटली हमारी हुकूमत की जो है उसमें ये मंशा से हुई है। फिर उसके बाद क्या फरमाया? मेरा ख्याल है उसी पे मासूमाना इल्मी पे रहने दें तो बेहतर होगा। हंसते हुए कह रहे हैं मासूमाना। और आज सेनेट में ये कहा है सरताज अजीज़ साहब ने कि ना कोई ऑफ़र हुई है और ना ही कोई इस किस्म की बात है, और अब ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ही पीछे हट गए हैं इस बात से। तो ये सब है क्या? मैं चंद सियासतदानों को छोड़ देता हूँ, पूरी कौम के सामने जो आपने चलाया ये रखता हूँ। उन मेरे मोहतरम हमें ये गाइड करें कि क्या ये कीचड़ उछालना या झूठ को बेनकाब करना। अगर एक डिफेंस मिनिस्टर 2 दिन पहले कहते हैं ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है और 2 दिन बाद वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो क्या इसमें भी मैं कसूरवार हूँ? मेरे भाई, झूठ इनका फखर है, करप्शन इनका आज़ाद है, जालसाजी इनके ओहदे हैं। खुदारा ऐसे लोगों को चाहिए कि सच सुनने की हिम्मत रखे, जहां हम गलत हैं हमारी इसलाह करें। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम सच दिखाते रहेंगे, यही हमारा फ़र्ज है, यही हमारा काम। अच्छा साबिर, मैंने ये सारा एपिसोड जब देखा तो मुझे ये समझ आई कि इन्फॉर्मेशन में जो परसेप्शन है आज के दौर में मीडिया का इस्तेमाल,
यानी एक उन्होंने इसलिए सिर्फ उनको निशाना बनाया कि ज़रब अज़ब बड़ी लीड की, उसके बाद जो टेररिस्टों को हमला करने के लिए, उन पर एक्शन करने के लिए पंजाब में भी वो दबाव डालते रहे, उनकी मकबूलियत से खाइफ थे। तो इससे बड़ा खंजर क्या घोंप सकते हैं आप पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह पर, जो रिटायर हो गया एक शानदार कैरियर के बाद, कि जनाब ये जो सब कुछ था ये तो शायद उस फौज की सरबराही का मकसद था। ये सारी जो कंट्रोवर्सी है, अभी मुसद्दक मलिक साहब की बात, इसहाक डार साहब की बात, सबकी गुफ्तगू एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि किस तरह नून लीग मीडिया का इस्तेमाल करती है अपनी फ़ौज पर हमला करने के लिए, अपनी फ़ौज को बदनाम करने के लिए, अपने जर्नैलों को ये बताने के लिए कि ये इक़्तिदार के भूखे हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन का आज इस्तेमाल है और परसेप्शन है। फिर वो कहते हैं, अगर हम उनसे ये कहते हैं तो फिर आके लोग कहते हैं कि 7 बजे के प्रोग्राम में आप हमें यू रिप अस अपार्ट, आप हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देते हैं। हम तो नहीं दे रहे। ये जो गुफ्तगू है खुद बता रही है कि कितने की हुब्बुल वतन है और कितना इनको पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार है। उसमें मैं बता रहा था कि आपको वो एक ब्रेक में जाने से पहले कि जनरल राहील शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर को एक फ़ाइल दी थी, एक भारी भरकम शख्सियत की, मुझे पता है फाइल कि ये हैं जनाब आपके दाएं बाएं रहते हैं, वो बस सुने ना, दाएं बाएं रहते हैं तो ये देख लें, ये कोई बहुत बड़ा प्लाजा बना रहे हैं, कोई 1 बिलियन का था राउंड अबाउट। मैंने नहीं कहा एफ से नाम शुरू होता था, मुझे नहीं पता इस बात का। तो उसमें मैंने नाम तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतनी पता है कि ये राइट लेफ्ट में थे, रहते थे उधर। 2-3 लोग थे, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा, उसमें वो उस वक्त कोई एक्टिविटी हुई नहीं, कुछ देर के लिए काम रुका, लेकिन वो पता चला कि उनके एक और पार्टनर हैं, वो बहुत ही बड़े ओहदे पे पहुंच गए। वो कौन से पार्टनर हैं? बस छोड़ो पर नहीं, चलो। नहीं, आप बताएं ना, आप कीचड़ उछाल दें यार, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की कौम सुनना चाहती है, हमारा काम ही है हक सच, आप बता दें। नाम का पहले एबीसी सीखना चाहिए, थोड़ा सा सलाह कर देते हैं तो वो साबर। अच्छा, बस वो मैं तुम्हें सबर होने की कसम है, नाम का पहला हिस्सा प्लीज। नहीं, वो मुझे नहीं आती, पता नहीं, अंग्रेजी अरबी फारसी पता नहीं है। चलो उर्दू का पहला हिस्सा नहीं। बहरहाल मुझे अब अच्छा आप ना बताएं, इनको कायल करेंगे, कल बता दें। साबिर आपका भी शुक्रिया, भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। इंतहाई अफसोस की बात, भले वो सरबराह बनेंगे या नहीं बनेंगे वो बात की बात है, लेकिन जिस अंदाज में ख्वाजा आसिफ साहब ने, और ख्वाजा आसिफ नहीं, नवाज शरीफ साहब के वो ख़ास आदमी हैं, ये गुफ्तगू सारी वहीं से आ रही है। पाक फ़ौज के सरबराह को जिस तरह कंट्रोवर्सल बनाया और एक लालची बना के पेश किया, बुरी बात। इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।